हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग एमसीक्यूज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। Statement 1 is in the introduction stage of a product, the sales volume will be low and the revenue from the product will not be sufficient to cover the cost of producing, marketing and servicing it. Statement 2 is in the growth stage, which is the second stage in the product life cycle, the sales volume will remain stagnant. Statement 3 is in the maturity stage, there is more growth and sales volume will be at the peak. So your options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option C itself, that is 1 and 3 only. अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो 4 स्टेजेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मेच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज। सो जब भी इंट्रोडक्शन स्टेज रहती है वहां पे जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज न्यू टू द मार्केट, कस्टमर्स आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द मार्केट। सो इस जो ये इंट्रोडक्शन स्टेज है यहाँ पे जो सेल्स का वॉल्यूम है दैट विल बी लो और जो रेवेन्यू जनरेट होगा दैट विल बी लेस देन द cost that we have incurred on producing, marketing and servicing the product. So that is why statement 1 is the right one. Next stage is growth stage. अब growth stage के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा जो सेल्स का वॉल्यूम है वो भी धीरे धीरे जो है वो राइज करना स्टार्ट करता है। बट इस स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, सेल्स वॉल्यूम रिमेन स्टेगनेंट, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज इन द मेच्योरिटी स्टेज, देयर इज मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम विल बी एट द पीक। अब देखिए जो मेच्योरिटी स्टेज है उसके अंदर हमारे पास जो कस्टमर बेस है दैट इज वेरी मच लार्ज इन नंबर और जो कस्टमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को लाइक भी कर रहे हैं। दैट इज वाई जो हमारा सेल्स के वॉल्यूम रहेंगे दोज विल बी एट द पीक स्टेज इन दिस मेच्योरिटी स्टेज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज, जहां पे जो हमारे सेल्स के वॉल्यूम है दोज विल बिकम स्टेगनेंट। सो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है इट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइन स्टेज, बट यहाँ पे ग्रोथ स्टेज लिखा है, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर ओनली करेक्ट वन, सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन. Moving ahead, which of the following are correctly matched? Statement 1, the generic product, the core product, the expected product, adding additional features, the augmented product, adding value in addition to the features, the potential product, futuristic features in anticipation. Your options are 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 only. So अब यहाँ पे बताइए what should be the right answer for this question? The right answer will be option D itself, that is 1, 2, 3 and 4 only. मतलब चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल सही से मैच की गई हैं। अब देखिए जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जेनरिक मतलब जनरल सा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को जब भी जनरली भूख लगती है तो हम लोगों को रोटी या फिर चावल की याद आती है। सो उसी तरह से जो बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो कोर प्रोडक्ट के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं सो सेविंग अकाउंट विल बी द पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू अगर बैंकिंग की बात की जाए। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है, जो कि एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको कोर प्रोडक्ट के साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे सेविंग्स अकाउंट के साथ में पासबुक दे दी, इसको बोल दिया जाएगा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जहां पे आप लोग जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ फीचर्स को ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे साथ में आप लोगों ने जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दी या फिर आप लोगों ने एटीएम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी एक इंडिविजुअल को। अब पहले जो एटीएम्स जब नए नए आए थे तब इनको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट बोला जाता था, बट आज की डेट में दीज आर दी पार्ट ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट फॉर अ बैंक। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट, जहां पे आप लोग फ्यूचरिस्टिक जो फीचर्स हैं उनको एंटिसिपेट कर पाते हैं, जैसे कार्डलेस कैश विड्रॉल की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट फॉर अ कस्टमर इटसेल्फ। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही से मैच की गई हैं। Moving ahead, which of the following product is not a retail asset product? Your options are auto loans, term deposits, personal loans and home loans. So देखिए what should be the right answer for this question? रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, दैट इज टर्म डिपॉजिट। अब हम लोग जानते हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट्स और जो टर्म डिपॉजिट्स हैं दीज आर दी पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, ये एक बैंक के लिए लाइबिलिटी प्रोडक्ट की तरह एक्ट करते हैं। सो वाई दीज आर लाइबिलिटी, बिकॉज जब भी एक बैंक के अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डिमांड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करता है तो उस केस में बैंक को जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है कस्टमर को। सो इट मीन्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ
इनकम फ्रॉम द बैंक, जिस वजह से दीज आर दी लाइबिलिटी फॉर द बैंक। इसके अलावा रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट कौन से बनते हैं, जो लोन्स होते हैं। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो है एडवांसेस या फिर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स रहते हैं, दोज आर दी रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी लोन दिया जाता है तो एक जो कस्टमर है वो बैंक को जब भी उस लोन को रीपे करेगा सो सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके द्वारा दिया जाएगा बैंक को। सो बैंक के लिए एक इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज व्हाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Moving ahead, next is consequent to the deregulation of interest rate in saving bank account by the RBI. Now banks can pay. Statement says any interest rate to any of its customer on any balance lying in his saving account on a selective basis. Statement 2, banks will have to offer a uniform interest rate on a saving bank deposit up to rupees 1 lakh irrespective of the amount in the account within this limit. Statement 3, it is applicable in case of NRI saving deposit only. Banks may differential rate of interest if it so chooses without any discrimination to all such customers to any of its offices on the saving bank deposit balance over rupees 1 lakh. Your options are 1 and 3 only, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 2 and 3 only. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option C itself, that is 2 and 4 only. So जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज द राइट वन. पहली और तीसरी गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनआरआई सेविंग्स डिपॉजिट ओनली. ऐसा नहीं है, सभी सेविंग डिपॉजिट के ऊपर जो है ये रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई होती हैं. इसके अलावा एनी इंटरेस्ट रेट ऑफ एनी इट्स कस्टमर ऑन एनी बैलेंस, मतलब बैंक जो है वो किसी भी कस्टमर को जो मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दे सकते हैं किसी भी बैलेंस के ऊपर रिस्पेक्टिव ऑफ द बैलेंस. ऐसा नहीं है अभी. ये क्वेश्चन एक्चुअल में डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग जो है वो फ्रेम किया गया है 2011 के अंदर. आरबीआई ने जो था वो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो भी बैंक्स के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता था अपने कस्टमर्स को उसको डी रेगुलेट कर लिया. मतलब 2011 से पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा कस्टमर को ऑन हिज सेविंग अकाउंट, बट 2011 के बाद कंप्लीटली जो है वो बैंक्स जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसको डिसाइड करते हैं. बस आरबीआई की द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको फॉलो करना रहता है. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट वन. दैट इज सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. मूविंग अहेड, which of the following statement is correct regarding basic saving bank deposit account? Statements are this account shall have the requirement of minimum balance, facility of ATM card is not provided in this account, no frills account has been replaced by BSBDA, या फिर none of the above. Your options are 3 only, 2 and 3 only, 4 only, 1 and 2 only. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option A itself, that is 3 only. So देखिए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो एक बिल्कुल बेसिक लेवल की बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए जो है वो मतलब एक इंडिविजुअल कस्टमर के ओपन अप किए जाते हैं. अब इन अकाउंट्स के अंदर जो है वो किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस रखने की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 इज द इनकरेक्ट वन. नेक्स्ट इज फैसिलिटी ऑफ एटीएम कार्ड इज नॉट प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट. भी ऐसा नहीं है, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के केस में. दीज अकाउंट्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, मतलब जो नो फ्रिल्स अकाउंट थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अब ये जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होते हैं इनके केस में क्या रहता है कि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल कस्टमर का किसी भी एक बैंक के अंदर BSBDA अकाउंट जो है वो ओपन अप है तो वो कोई और बैंक अकाउंट जो है वो उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर जो है वो ओपन अप नहीं कर सकता. मतलब नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन अप नहीं हो पाएगा. अगर ऐसा है, अगर उसका नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन अप है ऑलरेडी और उसका BSBDA अकाउंट खोल दिया जाता है तो उस केस में उसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो है वो क्लोज करना पड़ेगा. सो दीज आर दी फीचर्स जो कि मैंने आप लोगों को बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के रिगार्डिंग बताए और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जो ये थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज द करेक्ट वन. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने के लिए. सो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.